हेलो फ्रेंड्स। आजकल हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो व्यापम के हो या पीएससी के हो, उसमें कूट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। जिससे इतिहास के मैं कूट वाले क्वेश्चन आज आपसे सॉल्व करवाऊंगी, तो इससे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी। अगर आपको मेरा एमसीक्यू और वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 2, 1882 का स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव प्रशासनिक अधिकार को विकेंद्रीकृत करने और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता था। ऑप्शन 3 है, ब्रिटिश शासन के तहत नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों जैसे स्थानीय स्वशासन संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ऑप्शन 4, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू करके स्थानीय स्वशासन के विकास को और बढ़ावा दिया। तो आप विकल्प देख सकते हैं। पहला विकल्प है केवल 1 और 2 सही हैं। दूसरा केवल 3 और 4 सही हैं। तीसरा 1, 2, 4 सही हैं। चौथा सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 4 सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगी कि ये आंसर क्यों सही है और जो गलत हुए हैं आंसर वो क्यों गलत है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में पहला, दूसरा और चौथा जो आंसर सही है उसका एक्सप्लेनेशन है। पहला है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यह कथन सही इसलिए है क्योंकि 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड रिपन, वो अक्सर स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता था क्योंकि उन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थानों की स्थापना की थी और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर दूसरा यहाँ एक्सप्लेनेशन है, 1882 का स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव प्रशासनिक अधिकार को विकेंद्रीकृत करने और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता था। इस कथन के सही होने का कारण यह है कि लॉर्ड रिपन का 1882 का प्रस्ताव प्रशासनिक नियंत्रण को विकेंद्रीकृत करने और नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों जैसे स्थानीय स्वशासन निकायों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए एक अभूतपूर्व कदम था। इसका सेकेंड एक्सप्लेनेशन है, प्रस्ताव ने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय प्रशासन के महत्व पर जोर दिया, शासन में स्थानीय आबादी की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन 4 जो था वो इसका सही होने का कारण था, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू करके स्थानीय स्वशासन के विकास को और बढ़ावा दिया। यह कथन सही इसलिए था क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू की, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणी बीच विषयों का विभाजन शामिल था। द्वैध शासन के तहत स्थानीय स्वशासन जो था वो स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि विषयों पर शामिल थे, जिन्हें
भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ। यहाँ हम देखेंगे कि जो आंसर हमारे गलत थे वो गलत क्यों थे। तो गलत उत्तर था ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास का संबंध। अब हम आ जाते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा जो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। ऑप्शन 1 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। ऑप्शन दूसरा है, इसे अंग्रेजों द्वारा सीधे ग्राम प्रमुखों के साथ लागू किया गया था। तीसरा है, किसानों जिन्हें रैयत के रूप में जाना जाता था को भूमि मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी और उन्हें ब्रिटिश सरकार को सीधे राजस्व भुगतान करना पड़ता था। चौथा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। यह विकल्प है 2 और 4 सही है। दूसरा विकल्प है 1 और 3 सही है। तीसरा विकल्प है 2 और 4 सही है। चौथा विकल्प है सभी कथन सही है। एक्सप्लेनेशन में है रैयतवाड़ी इसका आंसर जो है सेकंड वाले जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 और 3 सही है। यह सही इसलिए है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। यह कथन सही था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। बाद में इसे अन्य भागों में भी बढ़ाया गया, जिसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी शामिल है। जमींदारी व्यवस्था के विपरीत जो बंगाल में प्रचलित थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था ने सीधे व्यक्तिगत किसानों से निपटा। तीसरा ऑप्शन सही था, किसानों जिन्हें रैयत के रूप में जाना जाता है को भूमि मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी और उन्हें ब्रिटिश सरकार को सीधे राजस्व का भुगतान करना पड़ता था। यह कथन भी सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत रैयत किसानों को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई थी। वे अपनी भूमि बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे या पट्टे पर दे सकते थे। दूसरा है, इस व्यवस्था ने सरकार और रैयतों के बीच सीधा संपर्क की अनुमति दी। जमींदारों जैसे बिचौलियों को दरकिनार करते हुए जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में प्रमुख थे। तीसरा है, राजस्व का आकलन मिट्टी की गुणवत्ता। राजस्व का आकलन कैसे करते? मिट्टी की गुणवत्ता, उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार, अन्य कारकों के आधार पर किया जाता था। यह आकलन ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सीधे एकत्र किया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सीधे एकत्र किया जाता था। गलत उत्तर का आप एक्सप्लेनेशन आप में ये पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं।